हाय, तुमसे बस एक चीज़ चाहता हूँ, इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि आखिर में मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात कहनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डन? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस अमेजिंग एनिमे फिल्म। ये फिल्म एक 10 साल की लड़के की कहानी है, शायद दुनिया का सबसे सीरियस बच्चा। एक समर में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे कोई भी लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और वो चीज़ उसे हमेशा के लिए बदल देती है। इस एनिमे फिल्म का नाम है पेंगुइन हाईवे, और हाँ, इसमें पेंगुइन्स भी है जो कि एक शांत जापानीज सबर्ब में अचानक घूमते हुए नजर आते हैं, आउट ऑफ नोवेयर। लेकिन ये एनिमे फिल्म वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी तुम अभी सोच रहे हो। मैंने 2 साल इस एनिमे फिल्म को अपने पास छुपा के रखा क्योंकि ये सच में बहुत स्पेशल है, और मुझे पता था ये एक प्रॉपर वीडियो डिजर्व करती है, ना कि शॉर्ट और रील। मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ फाइनली इस वीडियो को बनाते वक्त, एंड आई नो यू आर गोना लव दिस वन, सो रिलैक्स एंड एंजॉय। हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है आओयामा। 4th ग्रेड में पढ़ता है, सिर्फ 10 साल का। वो एक रिसर्च जर्नल मेंटेन करता है, डायरी नहीं, रिसर्च जर्नल। उसने बहुत शांति से डिसाइड कर लिया है दैट ही विल वन डे बी अ ग्रेट मैन। ये उसकी कोई विश नहीं है, बल्कि एक फैक्ट है जिसका वो बस इंतजार कर रहा है। स्कूल के कुछ बच्चे उसे बुली भी करते हैं, पर आओयामा बस उसे अपने रिसर्च जर्नल में नोट कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। उसके फादर ने उसे 2 चीज़ें सिखाई है, दुनिया बहुत बड़ी है और क्यूरियोसिटी इंसान की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, और आओयामा ने इस बात को पूरी तरह से अपना लिया। और फिर आती है डेंटिस्ट क्लिनिक की एक लड़की, वार्म, फनी और बहुत काइंड। अपॉइंटमेंट्स के टाइम और फ्री टाइम में वो आओयामा के साथ चेस खेलती है और ज़्यादातर हार भी जाती है, जो उसे उतना पसंद नहीं आता। आई मीन ऑफ कोर्स वो एक बच्चे से हार रही है, दैट्स व्हाई। फिल्म में उसका कभी नाम नहीं बताया जाता। आओयामा बस उसे ओनिसान बुलाता है, जो कि जापानीज में पोलाइट वे में कहे तो मिस और यंग लेडी होता है। और ओनिसान धीरे धीरे आओयामा की दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाती है। जुलाई का महीना, एक बिल्कुल नॉर्मल ट्यूसडे, और फिर पेंगुइन्स हर जगह, स्ट्रीट्स पर, रूफटॉप्स पर, कन्वीनियंस स्टोर्स के पास, और सब बिल्कुल बिना किसी टेंशन के घूम रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, पेंगुइन्स जापान के आस पास रहते ही नहीं, उनका घर एंटार्क्टिका है, यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर। ये यहाँ तक ट्रैवल करके नहीं आए, ये बस अचानक से अपीयर हो गए। और आओयामा तुरंत अपना रिसर्च जर्नल खोलता है। वो नोटिस करता है कि सारे पेंगुइन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, टाउन के एज पर जो फॉरेस्ट है उसकी तरफ। सुजुकी क्लास का बुली, फिजिकली सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिल्म सिर्फ उसे सिंपल बुली बनाकर नहीं छोड़ती, आगे चल के वो कुछ अनएक्सपेक्टेड बन जाता है। आओयामा को एक वेंडिंग मशीन से बांध देता है। ओनिसान उसे ढूंढ लेती है और उसे एक कोला का कैन देती है। फिर वो एक और कैन उठाती है और एक पल में उसे एक जिंदा पेंगुइन में बदल देती है, जो आराम से सड़क पर चलते हुए दूर निकल जाता है। उसके बाद से दोनों साथ में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। वो उसके साथ इक्वली सोचती है, ना कि उसे बच्चे की तरह ट्रीट करती है। और धीरे धीरे आओयामा एक ऐसी फीलिंग महसूस करने लगता है जिसका उसके पास अभी कोई नाम नहीं है। वो अपने जर्नल में उसकी हंसी के बारे में लिखता है, और ये भी कि जब वो ओनिसान के साथ होता है तो ये मिस्ट्री एक प्रॉब्लम जैसी नहीं लगती, बल्कि इट्स मोर लाइक समथिंग ब्यूटिफुल ही वॉन्ट्स टू स्टे इनसाइड ऑफ फॉर अ लिटिल बिट मोर। उचिदा आओयामा का बेस्ट फ्रेंड, थोड़ा क्लमजी, जल्दी डर जाता है, पर बहुत लॉयल है। आओयामा और उचिदा एक पेंगुइन को ट्रेन में घर से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलती है, पेंगुइन अचानक से बीमार पड़ जाता है। मतलब वो इस एरिया से बाहर नहीं जा सकते। जो भी उन्हें क्रिएट कर रहा है वो यही कही है। मीनवाइल हामामोतो बस ऑब्जर्व करती है। हामामोतो आओयामा जितने ही शार्प और इंटेलिजेंट, वो एक्सपेरिमेंट्स करती है, चीज़ें बनाती है, और ज़्यादातर चीज़ों का आंसर खुद ही ढूंढ लेती है। उसके फादर वेदर साइंटिस्ट है, और ये बात बाद में चल के काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है। और वो क्वाइटली आओयामा को पसंद भी करती है, ज़्यादा ऑब्वियस तरीके से नहीं, बस उस तरह से जैसे कोई समझदार इंसान किसी स्पेशल पर्सन को चुपचाप नोटिस करता हो। इसीलिए जब ओनिसान आओयामा के करीब दिखे, हामामोतो हर बार थोड़ी चुप सी हो जाती है, और फिल्म इस चीज़ को बहुत ही ऑनेस्टली शोकेस करती है। हामामोतो को फॉरेस्ट में कुछ अजीब मिलता है, एक स्पीयर, हवा में शांति से तैरता हुआ,
जैसे पानी का एक गोला हवा में लटक रहा हो। वो लोग उसे द सी नाम देते हैं। जो भी उसके अंदर जाता है वापस नहीं आता। पत्थर, लकड़ी और एक छोटा टॉय स्पेसशिप जो वो टेस्ट करने के लिए अंदर फेंकते हैं, सब गायब हो जाता है। अच्छा, इस टॉय स्पेसशिप को याद रखना, आगे पता चलेगा इसका सिग्निफिकेंस एक टॉय से कई ज़्यादा है। और धीरे धीरे वो सी स्पीयर बड़ा हो रहा है और जब वो अनस्टेबल होने लगता है उस मोमेंट पर कुछ नया क्रिएट होता है। एक ऐसा क्रिएचर जो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। वो उसे जैबरवॉक कहते हैं और वो उसी फॉरेस्ट में अपीयर होता है जहाँ ये बच्चे पूरी समर खेल रहे थे। तब हामामोतो के फादर, जो एक साइंटिस्ट है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। आओयामा को अंदर से एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है क्योंकि उसके दिमाग में एक थियरी बनने लगी है, द सी स्पीयर किसी न किसी तरह से ओनिसान से कनेक्टेड है। एक दिन ओनिसान उसे कोस्ट की ट्रिप पर ले जाती है। जैसे जैसे वो टाउन से दूर जा रहे होते हैं, ओनिसान अचानक बहुत ज़्यादा बीमार होने लगती है और जहाँ जहाँ उसका स्वेट गिरता है वहाँ फ्लोर पिघलने लगता है जैसे वो लिक्विड बन रहा हो। और वहीं पर जैबरवॉक फॉर्म होने लगता है खाली स्टेशन पर। वो लोग वापस लौट आते हैं, ओनिसान ठीक हो जाती है और आओयामा सब कुछ अपने जर्नल में लिख लेता है। आओयामा सारे क्लूज और डेटा को जोड़ना शुरू करता है। कोला का कैन, ट्रेन वाला इंसिडेंट, पेंगुइन्स और द सी स्पीयर। और जो कंक्लूजन निकलता है वो सबसे डरावनी चीज़ है जो उसने आज तक लिखी हो। सी स्पीयर अचानक बाहर की तरफ फैलने लगता है। पूरा फॉरेस्ट डिस्टॉर्ट होने लगता है। इस केओस के बीच हामामोतो के फादर गायब हो जाते हैं। शायद सी ने उन्हें ऑब्जर्व कर लिया हो। दैट्स इट, इन अ सिंगल मोमेंट ही इज गॉन। पूरे टाउन में अब लॉकडाउन हो चुका है, लेकिन आओयामा फिर भी बाहर निकलता है और ओनिसान को ढूंढ लेता है और वो बहुत थकी, ऑलमोस्ट खाली सी लग रही होती है। आओयामा ओनिसान को अपनी थ्योरी बताता है कि टाउन का हर एक पेंगुइन उससे ही आया है, उसकी एनर्जी से। और जब से सी स्पीयर अपीयर हुआ है ये पेंगुइन उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और द सी उसी सोर्स से एनर्जी लेता है जहाँ से ओनिसान लेती है। और जैसे जैसे सी स्पीयर बड़ा हो रहा है वैसे वैसे वो ओनिसान को और ज़्यादा कंज्यूम करता जा रहा है। सी एग्जिस्ट ही करता है क्योंकि वो एग्जिस्ट करती है। वो कुछ देर तक आओयामा की तरफ चुपचाप देखती रहती है, फिर उसकी हाँ में सर हिला देती है। आओयामा समझ जाता है ये एक गुड बाय की शुरुआत है। टाउन के सारे पेंगुइन्स चलना शुरू कर देते हैं। हंड्रेड्स ऑफ देम सब फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं जैसे घर वापस जा रहे हो। आओयामा फॉलोस। पेंगुइन मिलकर एक वेव बना देते हैं और दोनों उस वेव पर साथ में राइड करते हैं और पूरी हिम्मत के साथ डायरेक्टली सी स्पीयर के अंदर जंप करने की रिस्क लेते हैं। सी स्पीयर के अंदर सब कुछ बहुत बड़ा है, बहुत सारा पानी और बिल्कुल शांत। घर हवा में तैर रहे हैं और सड़कें अजीब एंगल्स पर लटक रही है। वो उन लोगों को ढूंढ लेते हैं जो गायब हो गए थे। हामामोतो के फादर भी बिल्कुल ठीक, बस सी ने यहाँ उन्हें होल्ड कर रखा था। आओयामा ओनिसान से पूछता है क्या आप थोड़ा सा सी यही छोड़ नहीं सकती, बस थोड़ा सा। पेंगुइन्स की एनर्जी भी सी के साथ रह जाएगी और शायद फिर ओनिसान को जाना ना पड़े। वो उसकी हर बात ध्यान से सुनती है, फिर कहती है मुझे नहीं लगता ये चीज़ें ऐसे काम करती है। और आओयामा को ये पहले से ही पता था। वो मुस्कुराती है और कहती है चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं रह सकती। आओयामा कहता है मुझे पता है। फिर वो पेंगुइन्स की तरफ भाग कर जाती है। रेडी एवरीवन, घर चलने का समय हो गया है। और फिर सारे पेंगुइन्स एक साथ ऊपर उड़ने लगते हैं। ये सीन बहुत ब्यूटीफुल है। वो सी स्पीयर की सरफेस को तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं और पूरा स्पीयर एकदम से फटकर बाहर फैल जाता है जैसे एक खूबसूरत सी वेव जो पहाड़ियों से बहती हुई गार्डन्स, रोड्स और स्ट्रीट्स में फैल जाती है। हर जगह पेंगुइन्स ही पेंगुइन्स जो पीछे छोड़े हुए बड़े बड़े बबल्स को फोड़ रहे हैं, जो कि समहाउ काफ़ी क्यूट सीन है। सारे जैबरवॉक्स धीरे धीरे डिसॉल्व होते जाते हैं और लोग भी वापस आ जाते हैं। हामामोतो के फादर आओयामा से पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है। आई एम नॉट श्योर, तुम ये सब एक्सप्लेन नहीं कर सकते? मेरे पास बस एक थ्योरी है, लेकिन ये रिसर्च मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसके सीक्रेट्स किसी को नहीं बता सकता।
ओनिसान उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, यंग मैन लेट्स गो, एंड दे रन अवे फ्रॉम देयर। स्ट्रीट्स के बीच से और हर जगह बबल्स फोड़ते हुए पेंगुइन्स के पास से गुजरते हुए। आओयामा जानता है ये दौड़ किस लिए है और इसका एंड कहाँ होने वाला है, फिर भी वो उसके साथ दौड़ता रहता है। आखिर में वो कैफ़े पहुंचते हैं, उनकी जगह। बाहर फील्ड पेंगुइन से भरा हुआ है, सब बिल्कुल शांत खड़े हैं और विंडो के थ्रू सीधा उन दोनों को देख रहे हैं। वो कहती है, मैं सी का एक भी हिस्सा नहीं रख पाई। आओयामा कहता है, मुझे पता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं आई कहाँ से हूँ? मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन मैं ज़रूर पता लगाऊंगा। और जब तुम्हें पता चल जाए तो क्या मुझे बताओगे? हाँ ज़रूर। बाहर फील्ड धीरे धीरे खाली हो रही है, पेंगुइन्स एक एक ग्रुप में गायब हो रहे हैं। वो आकर उसके पास बैठ जाती है, पुट्स हर आर्म्स अराउंड एंड हग्स हिम। वो धीरे से कहती है, तुम जानते हो ना मैं ह्यूमन नहीं हूँ आओयामा, मैं इस बात पर बिलीव नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें ग्रो होते हुए देखने का इंतज़ार था। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आई एम गोइंग टू बी ग्रेट। मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा और स्पेस में जाऊंगा, और जब वो दिन आए तो मुझे ढूंढने ज़रूर आना, ठीक है ना? आओयामा कहता है, मैं आऊँगा, आई प्रॉमिस। अब फील्ड बिल्कुल खाली है, एक भी पेंगुइन नहीं बचा। वो खड़ी होती है, डोर तक चलती है, फिर रुक कर पीछे मुड़कर उसे देखती है। डोंट क्राई यंग मैन, आई प्रॉमिस आई वोंट। वो मुस्कुराती है और फील्ड की ओर जाती है और पूरे एनर्जी से वेव करती है। एक हल्की सी हवा चली और वो गायब हो जाती है, जस्ट लाइक दैट। आओयामा अभी भी उसी जगह को देख रहा होता है जहाँ वो खड़ी थी। हमें एक बहुत ब्यूटीफुल मोनोलॉग सुनने मिलता है आओयामा की वॉइस में। 3748 डेज, इतना वक्त बाकी है जब तक मैं अडल्ट नहीं बन जाता। हर दिन पिछले दिन से थोड़ा बेटर। आई विल बी अ ग्रेट मैन वन डे। शायद बहुत सी लड़कियां होंगी जो मुझसे शादी करना चाहेगी, लेकिन मैंने तो पहले ही किसी को चूज़ कर लिया है। दुनिया का एंड पॉइंट देखना शायद थोड़ा सैड लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ दौड़ना चाहता हूँ पूरी स्पीड के साथ, क्योंकि वहाँ तक का रास्ता एक पेंगुइन हाईवे होगा और मुझे बस उसे फॉलो करना है, क्योंकि फिर फाइनली मैं ओनिसान से फिर से मिल पाऊँगा। ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, एक पर्सनल बिलीफ है। अगली बार जब हम मिलेंगे, मैं और वो ट्रेन में बैठकर समंदर के पास वाले उस टाउन तक ट्रैवल करेंगे, और उस दिन मेरे पास उसे बताने के लिए बहुत कुछ होगा, जैसे सारी रिसर्च जो मैंने की है, वो एडवेंचर्स जिन पर मैं गया हूँ, और सारे लोग जिनसे मैं मिला हूँ, और ये भी कि जब से मैंने उसे लास्ट टाइम देखा है तब से मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, और मैं उससे कितना प्यार करता था, और उसे दोबारा देखने की चाहत मुझ में कितनी ज़्यादा थी। कैफ़े में वो ओनिसान की खाली चेयर की तरफ देखता है जहाँ वो बैठा करती थी। वो अपनी जर्नल ओपन करता है और ओनिसान को फिर से पाने की न्यू रिसर्च शुरू करता है। प्रोजेक्ट पेंगुइन हाईवे। विंडो के थ्रू उसे खाली फील्ड में एक पेंगुइन दिखता है। वो वही भाग कर जाता है जहाँ ओनिसान गायब हुई थी, लेकिन वो एक पेंगुइन नहीं बल्कि ब्लैक एंड वाइट कैट होती है जो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आओयामा नीचे देखता है, टॉय स्पेसशिप, वही वाला जो उन्होंने सी स्पीयर में फेंका था। वो उसे उठाता नहीं, बस उसे देखता रहता है। उसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन आता है जो सैडनेस नहीं है, एंड स्क्रीन ब्यूटीफुली फेड्स टू ब्लैक। वो समर खत्म हो गया और टाउन फिर से नॉर्मल हो चुका है, लेकिन आओयामा अब पहले जैसा नहीं रहा। ही इज स्टिल सीरियस, स्टिल सर्टन ही विल बी ग्रेट, बट दैट सर्टेनिटी हैज़ चेंज्ड। पहले वो सब कुछ समझने के बारे में थी, अब वो सर्टेनिटी उस चीज़ की ओर दौड़ने के बारे में है जिसे वो अभी भी देख नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसका इंतज़ार कर रही है। उसने उसे कहा था कि एक दिन मुझे ढूंढने आना, जो प्रॉमिस वो एक दिन ज़रूर पूरा करेगा। ये फिल्म सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करती, ओनिसान क्या थी, वो कहाँ से आई थी। काफ़ी लोग फिल्म ख़त्म करके थोड़ा लॉस्ट फील करते हैं, और शायद वही इसका पॉइंट है।
पेंगुइन हाईवे असल में उस स्पेसिफिक पाथ को कहते हैं जिससे पेंगुइन समंदर से वापस अपने नेस्ट तक जाते हैं। ये एक फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड रास्ता होता है जिसे वो बार बार फॉलो करते हैं, एक ही रास्ता हर बार। फिल्म और नॉवल में ये बायोलॉजिकल टर्म एक मिस्टीरियस और सुपरनेचुरल ट्रेल का एक मेटाफर बन जाता है जो अचानक से एक छोटे से सब अर्बन टाउन में अपीयर हो जाता है। जैसे जैसे यंग प्रोटैगनिस्ट आओयामा अपनी साइंटिफिक लॉजिक से इन पेंगुइन्स को ट्रैक करता है, वैसे वैसे पेंगुइन हाईवे एक सिंबल बन जाता है चाइल्डहुड से अडल्टहुड की जर्नी का। ये रिप्रेजेंट करता है लाइफ के बड़े बड़े मिस्ट्रीज को समझने की जर्नी, जैसे लव, लॉस और अननोन चीज़ें जिन्हें हमेशा किसी सिंपल फॉर्मूला से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये पेंगुइन्स के बारे में नहीं है, ये उन चीज़ों के बारे में है जो अचानक कहीं से तुम्हारी लाइफ में आ जाती है, जिसे तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है, जो तुम्हें चेंज कर देती है और फिर एक दिन वो चली जाती है बिना इतना टाइम दिए, बिना ये पूछे कि तुम रेडी थे या नहीं। मैंने ये फिल्म 2024 के मार्च में देखी थी, लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ पोस्ट नहीं किया, ना कोई शॉर्ट ना कोई रील, बिकॉज आई न्यू समवेयर ये एक प्रॉपर वीडियो डिजर्व करती है। मैंने इसे 2 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखा, वेटेड until I could do it right and now it's yours। मुझे नहीं पता आज मैंने इस फिल्म के साथ जस्टिस किया या नहीं, लेकिन जो भी कहा दिल से कहा। इस फिल्म ने जापान मीडिया आर्ट्स फेस्टिवल में एक्सीलेंस अवार्ड जीता है, क्रिटिक्स से भी इसे बहुत अच्छे स्कोर्स मिले हैं और ये स्टूडियो कोलोराडो की पहली फीचर फिल्म थी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे तुमसे कहनी थी, अगर तुम काफ़ी टाइम से यहाँ इस चैनल पर हो तो तुमने मुझे डिसअपियर होते हुए देखा ही होगा, एक बार नहीं कई बार। तुम वापस आए और यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी तुम में से कुछ लोग रुक गए। आई एम सॉरी फॉर डिसअपियरिंग लाइक दैट, यू डिजर्व्ड बेटर फ्रॉम मी, सो नाउ आई विल मेक दैट हैपन। मैं स्केड्यूल प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ मैं अब यही हूँ और मेरे पास बहुत सी चीज़ें और एनिमे है जिनके बारे में मैं सच में बात करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट शो करो और इस वीडियो को लाइक करो। मुझे कमेंट्स में बताना तुम्हें ये फिल्म कैसी लगी, मैं हर एक कमेंट पढ़ना चाहता हूँ। ना कोई फिल्टर, ना कोई ट्रेंड चेजिंग, जस्ट गुड थिंग्स डन प्रॉपरली। दैट इज दिस चैनल।